नमस्कार, मेरा नाम है यशदीप और आपका क्राइम कहानी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी सत्ताधारियों के पैसे और पावर के सामने न्याय के लिए जूझती लड़ती एक हिम्मती मां की है। आज की कहानी नीतीश कटारा हत्याकांड की है। 25 साल का नीतीश कटारा बेहद ही हंसमुख, मजाकिया, जिम्मेदार और जिंदा दिल लड़का था। नीतीश के पिता एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे और मां नीलम कटारा गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन ऑफिसर थी। नीतीश का एक छोटा भाई भी था, नितिन कटारा। साल 1998 में नीतीश गाजियाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी यानी आईएमटी से एमबीए करने चला गया। वहीं उसकी मुलाकात हुई भारती यादव से। भारती यादव यूपी के दबंग और बाहुबली नेता डीपी यादव की बेटी और जेसिका लाल हत्याकांड में शामिल विकास यादव की बहन थी। भारती यादव नीतीश कटारा की क्लासमेट थी। आईएमटी में ही दोनों की दोस्ती हो गई और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। नीतीश भारती के फैमिली बैकग्राउंड से अच्छी तरह से वाकिफ था, पर वो इस बात से भी वाकिफ था कि भारती अपने परिवार से हटके एक बिल्कुल ही अलग लड़की थी, विनम्र और हंसमुख। उन दिनों नीतीश के पिता बहुत बीमार चल रहे थे, इसीलिए साल 2000 में एमबीए की पढ़ाई खत्म कर लेने के बाद नीतीश ने दिल्ली के ही एक कंपनी में नौकरी कर ली और उधर भारती यादव अपने घर चली गई। अब भारती और नीतीश का मिलना जुलना बहुत कम हो गया, पर दोनों के बीच की बढ़ी इस दूरी ने दोनों को एक दूसरे के और करीब ला दिया। वो जान गए थे कि वो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। साल 2000 आते आते उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों के बीच चिट्ठियों और फोन से बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। भारती यादव नीतीश के घर कार्ड्स और महंगे महंगे फूलों के गुलदस्ते भेजती। शुरुआत में तो उन गुलदस्तों का साइज छोटा था, पर प्यार गहरा होने के साथ उन गुलदस्तों का साइज भी बढ़ता चला गया। एक दिन नीतीश ने अपनी मां नीलम कटारा से कहा कि मां, मैं अभी शादी तो नहीं करना चाहता था, पर भारती के पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि भारती इसी घर में आए। नीलम कटारा भारती यादव से पहले भी मिल चुकी थी और नीलम कटारा को भारती यादव में कोई कमी नहीं दिखती थी। भारती में अमीर घर के होने का कोई दिखावा नहीं था, बल्कि उसके अंदर शालीनता दिखती थी। वो अपनी फैमिली से बिल्कुल उलट थी। नीलम कटारा भारती यादव के फैमिली बैकग्राउंड को जानकर थोड़ा डरी थी कि पता नहीं भारती के परिवार वाले नीतीश और भारती के रिश्ते के बारे में जानकर क्या रिएक्ट करेंगे। उस वक्त साल 1999 के जेसिका लाल मर्डर केस में संलिप्त भारती के भाई विकास यादव की खबर हर न्यूज चैनल्स और अखबारों में आती रहती थी। वहीं भारती के पिता डीपी यादव उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली और दबंग नेता थे। डीपी यादव की उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी। डीपी यादव के खिलाफ 9 हत्या, 3 हत्या के प्रयास करने के मामले, जबरन वसूली, अपहरण, डकैती और भी कई अन्य तरह के मामले दर्ज थे। 4 बार विधायक, 2 बार सांसद और 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके बाहुबली नेता डीपी यादव, जिनसे अच्छे अच्छे दबंग नेता भी कांपते थे, ऐसे बैकग्राउंड वाले इंसान और उनके परिवार से किसी भी व्यक्ति का डरना लाजिमी था। कहां भारती यादव का परिवार और कहां नीतीश कटारा का सीधा साधा सा परिवार। खैर, नीतीश की मां नीलम कटारा ने अपने बेटे से कहा कि नीतीश, तुम्हें वो जितने महंगे फूलों के गुलदस्ते भेजती है, अगर तुम भी उसे जवाब में वैसे ही गुलदस्ते भेजने लगे, तब तो तुम्हारी पूरी सैलरी गुलदस्तों में ही चली जाएगी। और वो जिस फैमिली बैकग्राउंड से आती है, पता नहीं हमारे फैमिली में फिट हो पाएगी भी या नहीं। तब नीतीश ने अपनी मां को समझाते हुए कहा कि मां, भारती वैसी बिल्कुल भी नहीं है। उसे हमारा परिवार बहुत अच्छा लगता है। हम उतने अमीर भले ही नहीं हैं, पर हम एक साथ तो हैं। भारती के पापा तो आज तक उसे और उसके भाइयों को कभी एक साथ बाहर घुमाने तक नहीं ले गए हैं। उसे वो छोटी छोटी खुशियां कभी नहीं मिल पाई जो हमें हमारे परिवार में मिली हैं। अपने बेटे की बात सुनकर नीलम कटारा ने कहा कि मैं खुद डीपी यादव से भारती और तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगी, पर नीतीश ने अपनी मां को ऐसा करने से मना कर दिया। उसने बताया कि भारती के परिवार वाले भारती की शादी कभी भी गैर बिरादरी में नहीं होने देंगे।
भारती खुद अपने पिता से हम दोनों के बारे में बात करेगी। वो बस अपने भाइयों के कहीं जाने का इंतजार कर रही है। उसे डर है तो केवल अपने भाइयों का, क्योंकि उसके भाई कभी नहीं चाहेंगे कि भारती की शादी मेरे साथ हो। हालांकि किसी तरह भारती के भाइयों को नीतीश कटारा और भारती के रिश्तों की भनक लग चुकी थी और वो नहीं चाहते थे कि उनका रिश्ता आगे बढ़े। आगे चलकर नीतीश कटारा को भारती के परिवार से कई बार धमकियां मिली, पर नीतीश पीछे नहीं हटा। भारती अपने पिता डीपी यादव से अपने और नीतीश के बारे में बात करने के मौके ढूंढती रही, पर वो मौका उसे कभी नहीं मिल पाया। 16 फरवरी साल 2002 में भारती यादव और नीतीश कटारा अपने एक कॉमन फ्रेंड शिवानी गौड़ की शादी में गाजियाबाद पहुंचे। उस शादी में भारती की मां, भाई विकास यादव, बहन भावना यादव और विकास का कजिन विशाल यादव भी मौजूद था। विशाल यादव डीपी यादव की बहन का लड़का था। वहीं नीतीश कटारा अपने एक दोस्त भरत दिवाकर के साथ टैक्सी से शादी में पहुंचा था। शादी में पहुंचने के बाद विकास और विशाल ने अपनी बहन भारती को नीतीश के साथ डांस करते, साथ में फोटो खिंचाते, साथ में हंसते मुस्कुराते बातें करते देख अंदर ही अंदर कुटने लगे। विकास यादव को नीतीश कटारा उनके परिवार के प्रतिष्ठा पर लगे दाग की तरह दिखने लगा था। उस रात विकास और विशाल ने ये मन बना लिया कि इस दाग को हमेशा के लिए धो डालना है, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़ जाए। विकास और विशाल अपने दोस्तों के साथ शराब पीने चले गए। इधर नीतीश अपने दोस्त भरत दिवाकर के साथ खाना खाने लगा। इतने में भारती का कजन विशाल खाना खा रहे नीतीश कटारा के पास नशे की हालत में पहुंचा और उससे उसका नाम पता पूछने लगा। नीतीश ने विशाल की हालत देखकर भरत से इशारे में कहा कि मैं जल्दी ही इससे छुटकारा पाकर वापस खाना खाने आता हूं। इसके बाद नीतीश अपनी थाली रख के विशाल के साथ किनारे चला गया। फिर वहां से विकास और विशाल ने नीतीश को अपने साथ टाटा सफारी एसयूवी में बैठा लिया। उस टाटा सफारी में विकास यादव, विशाल यादव और नीतीश कटारा के अलावा एक और शख्स मौजूद था। वो शख्स था सुखदेव पहलवान। सुखदेव पहलवान किराए का हत्यारा था और विकास यादव ने उसे खास तौर पे नीतीश कटारा को मार के उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बुलाया था। तीनों नीतीश कटारा को शादी वाली जगह से करीब 80 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के खुर्जा जगह ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एसयूवी से नीतीश कटारा को नीचे उतारा और हाईवे से अलग एक सुनसान पुल के नीचे ले गए। उसके बाद तीनों मिलकर नीतीश कटारा को बेरहमी से मारने लगे। नीतीश कटारा को बेरहमी से मार लेने के बाद भी तीनों शांत नहीं हुए। विकास यादव तो जैसे गुस्से से पागल ही हो गया था। उसका गुस्सा और भड़कता गया। वो गाड़ी से एक हथौड़ा निकाल लाया और उस हथौड़े से नीतीश कटारा को मारने लगा। जल्दी ही विकास यादव ने विशाल यादव और सुखदेव पहलवान के साथ मिलकर अपने परिवार की प्रतिष्ठा पर लगे दाग को धो दिया, वो भी मासूम नीतीश कटारा के खून से। इसके बाद उन्होंने टाटा सफारी से पेट्रोल निकाला और उस पेट्रोल को नीतीश कटारा के ऊपर छिड़क कर आग लगा दी। विकास, विशाल और सुखदेव पहलवान इस अपराध को अंजाम देने के बाद गायब हो गए। इधर गाजियाबाद शादी में नीतीश के दोस्त नीतीश को ढूंढने लगे, क्योंकि नीतीश करीब 11-12 बजे के आसपास खाना छोड़ के विशाल के साथ बात करने निकला था और उसे गए 2-2.5 घंटे बीत गए थे और वो लौटा नहीं था। दोस्तों को नीतीश की फिक्र हुई। उन्होंने नीतीश को ढूंढा पर वो उन्हें नहीं मिला। रात के करीब 3 बजे भरत दिवाकर वापस नीतीश कटारा के घर पहुंच गया। उसने नीतीश की मां नीलम कटारा को बताया कि शादी से नीतीश किसी लड़के के साथ गया। उसके बाद वो उसे मिला ही नहीं, इसीलिए वो अकेला आ गया। अब नीलम कटारा ये बात सुन के घबरा गई। उन्होंने तुरंत भारती यादव को फोन किया, पर भारती ने उन्हें बताया कि वो खुद कई घंटों से नीतीश को ढूंढ रही है। उसने नीलम कटारा से कहा कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि शायद नीतीश उसके भाई विकास और विशाल के साथ जाते देखा गया है। उसने नीलम कटारा को अपने पिता डीपी यादव का फोन नंबर दिया और कहा कि आप एक बार पापा से बात करिए। नीलम कटारा ने डीपी यादव को फोन किया,
पर डीपी यादव ने फोन रिसीव नहीं किया। भारती ने एक बार फिर से नीलम कटारा को कॉल किया। उसने उन्हें पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। सुबह होने पर भी नीतीश की कोई खोज खबर ना पाकर नीलम कटारा गाजियाबाद के कवि नगर थाने में जाकर अपने बेटे के लापता होने की रिपोर्ट लिखवा दी। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि नीतीश आखिरी बार डीपी यादव के बेटे और भांजे के साथ देखा गया था। 17 फरवरी को ही एक व्यक्ति को खुर्जा शहर के उस सुनसान पुल के नीचे बहुत ही खराब हालत में पड़ी एक लाश दिखी। उसने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस खुर्जा शहर पहुंची। पुलिस के सामने जमीन पर औंधे मुंह पड़ी और बुरी तरह से जली हुई एक लाश पड़ी थी। कवि नगर पुलिस थाने में नीतीश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने से पुलिस ने 20 फरवरी को नीलम कटारा को उस लाश की शिनाख्त करने के लिए बुलाया। नीलम कटारा अपनी फैमिली के साथ उस लाश की शिनाख्त करने पहुंची। हालांकि लाश की हालत ऐसी नहीं थी कि कोई देख के ये बता पाता कि ये लाश किसकी है, पर नीलम कटारा एक मां थी। उस बॉडी में एक बायां हाथ ही ऐसा था जो जलने से बच गया था। नीलम कटारा उस हाथ को देखते ही जान गईं कि ये उनके बच्चे की ही लाश है। बताते हैं कि लाश के पास से एक रिस्ट वॉच भी मिली थी जो कि नीतीश कटारा की ही थी। अपने सामने अपने बेटे की लाश देखकर नीलम कटारा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है, पर जल्दी ही उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने मन ही मन ये प्रण कर लिया कि उन्हें अपने बेटे को न्याय जरूर दिलाना है, आरोपियों को फांसी के फंदे पर झूलते देखना है। वो समझ गई थी कि अगर वो अभी टूट गईं तो वो अपने बच्चे को कभी न्याय नहीं दिला पाएंगी। नीलम कटारा ने उसी हालत में अपने फैमिली डॉक्टर से पूछा कि दिल्ली में डीएनए टेस्ट कहाँ होता है। वो ये कतई नहीं चाहती थी कि उनके बेटे का केस भी जेसिका लाल केस की तरह हो जाए, जिसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट ही बदल दी गई थी। उन्हें डर था कि दोषियों को बचाने के लिए कहीं लाश को ही ना बदल दिया जाए, जिससे डीएनए टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसीलिए उन्होंने पुलिस से कहा कि ये लाश दिल्ली जाएगी, ना कि ये गाजियाबाद। बड़ी मशक्कत के बाद नीतीश की बॉडी दिल्ली लाई गई। इसके बाद उस लाश की नीलम कटारा के डीएनए से मिलान कराया गया, जिसमें यह कंफर्म हो गया कि लाश नीतीश कटारा की ही है। आरोपी यूपी के एक बाहुबली नेता डीपी यादव के घर के थे। जल्दी ही ये मामला मीडिया में फैल गया। पुलिस के ऊपर भारी दबाव था, क्योंकि एक आरोपी विकास यादव बाहुबली नेता डीपी यादव का लड़का था, तो वहीं दूसरा आरोपी विशाल यादव उनका भांजा था। उधर दूसरी तरफ पुलिस पे इस केस को जल्दी सॉल्व करने का भी दबाव पड़ रहा था। एक तो मीडिया का प्रेशर, दूसरा नीलम कटारा के फैमिली के अधिकतर लोग अधिकारी रैंक के थे, तो उनका भी दबाव पुलिस के ऊपर पड़ रहा था। शादी वाली रात यानी 16-17 फरवरी की दरमियानी रात कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नीतीश कटारा को विकास यादव, विशाल यादव और एक तीसरे शख्स के साथ टाटा सफारी में जाते देखा था। पुलिस ने उन लोगों के बयान लिए और फिर पुलिस विकास यादव, विशाल यादव और उस तीसरे शख्स जो कि सुखदेव पहलवान था, उसकी खोज में लग गई। 11 मार्च 2002 को पुलिस के हाथ नीतीश कटारा हत्या में इस्तेमाल की गई टाटा सफारी एसयूवी लग गई। 23 अप्रैल 2002 को पुलिस मध्य प्रदेश के डबरा रेलवे स्टेशन से विकास और विशाल को भी पकड़ने में कामयाब हो गई। और तो और विकास और विशाल ने 25 फरवरी को बकायदा पुलिस के सामने अपने जुर्म को भी कबूल कर लिया और उन दोनों के इकबाले जुर्म रिकॉर्ड भी किए गए। हालांकि कोर्ट में विकास यादव और विशाल यादव अपने बयान से पलट गए। एक न्यूज चैनल तो उस रिकॉर्डिंग को पाने में कामयाब भी हो गया, उसने उस रिकॉर्डिंग को चलाया भी, पर कहा जाता है कि डीपी यादव के प्रेशर की वजह से वो रिकॉर्डिंग किसी चैनल पर दोबारा चल ही नहीं पाई। यहां तक कि 23 अप्रैल 2002 को विकास यादव और विशाल यादव ने जिस पुलिस इंस्पेक्टर अशोक भदौरिया के सामने ये स्वीकार किया था कि नीतीश का कत्ल उन्होंने ही किया है, वो इंस्पेक्टर भी कोर्ट में जाके अपने बयान से पलट गए, जबकि शुरुआत में उन्होंने भी कहा था कि कत्ल विकास और विशाल नहीं किए हैं।
ये तो छोड़िए, इंस्पेक्टर अशोक भदौरिया ने उस कांस्टेबल ब्रिजमोहन मिश्रा का बयान जज के सामने पेश ही नहीं किया, जो विकास और विशाल के कन्फेशन के चश्मदीद गवाह थे। इंस्पेक्टर भदौरिया का डीपी यादव के लिए इतना करना तो बनता ही था, क्योंकि रातों रात वो उनके बिजनेस पार्टनर जो बन गए थे। मामला गाजियाबाद कोर्ट में चल रहा था। डीपी यादव धन बल से अपने बेटे और भांजे को बचाने में लगे हुए थे। उधर नीलम कटारा को विकास और विशाल यादव के खिलाफ केस लड़ने के लिए कोई वकील ही नहीं मिल रहा था, और जो मिल भी रहा था, डीपी यादव उन्हें खरीद ले रहे थे। डीपी यादव के पैसों और राजनीतिक रसूख की ही देन थी कि नीलम कटारा के वकील ने केस के सबसे अहम गवाह भारती यादव को जानबूझ के गवाहों के लिस्ट से बाहर कर दिया। वहीं साल 2002 से साल 2004 तक विकास यादव को बिना वजह छोटी छोटी बातों पर 66 बार बेल मिली। नीलम कटारा ये अच्छे से जान चुकी थी कि इस केस को अगर जल्दी ही यूपी से बाहर ट्रांसफर नहीं कराया गया तो उनके बच्चे को न्याय मिल पाना असंभव हो जाएगा। ऐसा ना हो, इसलिए उन्होंने इस केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। 23 अगस्त 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने नीलम कटारा की बात मानते हुए केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। नीलम कटारा के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। 23 नवंबर 2002 को कोर्ट ने विकास यादव और विशाल यादव के खिलाफ आरोप तय किए। मामले का तीसरा आरोपी सुखदेव पहलवान, जो कि पुलिस के गिरफ्त में अभी तक नहीं आया था, उसके खिलाफ एक अलग मुकदमा शुरू किया गया। सुखदेव पहलवान को आगे चल के साल 2005 में गिरफ्तार किया गया। इधर एक मां ने अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था, उधर एक बाप अपने बेटे और भांजे को बचाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहा था। डीपी यादव ने अपनी बेटी भारती यादव को नीतीश कटारा की लाश मिलने के बाद ही इंग्लैंड भिजवा दिया था। कोर्ट में भारती यादव की गवाही नीलम कटारा के लिए बहुत अहम थी, और डीपी यादव ये कतई नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। कोर्ट में लगातार भारती यादव की गवाही मांगी जा रही थी। भारती यादव ने इंग्लैंड से नीतीश कटारा के भाई नितिन कटारा को कुछ ईमेल भेजे थे, जिनमें उसने अपने पिता डीपी यादव पर नीतीश की हत्या को मंजूरी देने का आरोप लगाया था। वहीं शुरुआत में भारती ने एक पुलिस वाले को मौखिक बयान के रूप में बताया था कि वो नीतीश से प्यार करती थी, लेकिन इस बयान के कुछ ही दिनों बाद वो पुलिस के सामने पलट गई। भारती ने पुलिस से कहा था कि नीतीश केवल उसका क्लासमेट था, इसके अलावा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं था। इन सबके बीच एक ऐसा गवाह भी था जो नीलम कटारा के साथ अंत तक खड़ा रहा, बावजूद इसके कि उसकी और उसके परिवार की कई बार जान से मारने की कोशिश की गई। उसके परिवार को प्रताड़ित किया गया। उस गवाह का नाम था अजय कटारा। अजय कटारा ने उस रात विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान के साथ नीतीश को टाटा सफारी में जाते देखा था। उसकी गवाही ने नीतीश को न्याय दिलाने में अहम योगदान दिया। कोर्ट ने 7 अप्रैल 2003 को भारती यादव को कोर्ट में पेश होने के लिए पहला समन जारी किया, पर कोर्ट द्वारा ऐसे कई समन जारी किए गए, कई नोटिस भेजे गए, पर भारती यादव कोर्ट में नहीं आई। भारती यादव के परिवार का कहना था कि वो नहीं जानते कि भारती कहां है। कटारा परिवार को न्याय दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, पर फिर भी नीलम कटारा ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें जो हारना था वो बहुत पहले ही हार चुकी थी। वो भारती की गवाही के लिए कोर्ट में बार बार अपील करती रहीं, ये जानते हुए भी कि भारती अपनों का ही पक्ष लेगी। इस बार भी नीलम कटारा की ही जीत हुई। भारती यादव के कोर्ट में पेश ना होने पर कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित करने और उसका पासपोर्ट रद्द करने की बात कह दी। वहीं भारती का वीजा भी 30 नवंबर 2006 को समाप्त हो रहा था, जिससे भारती का आगे इंग्लैंड में रहना मुश्किल हो जाता। मजबूरी में भारती के परिवार वालों को उसे इंडिया बुलाना पड़ गया। भारती यादव कोर्ट में पेश हुई। 25 अप्रैल 2006 को भारती ने अपनी गवाही दी। भारती ने अपनी गवाही में नीतीश कटारा के साथ अपने किसी भी तरह के रोमांटिक रिश्ते से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो केवल करीबी दोस्त थे।
उससे जब नीतीश के भाई नितिन को भेजे ईमेल के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसने नितिन को कोई ईमेल नहीं भेजा और वो ईमेल आईडी उसकी नहीं है जिससे नितिन को ईमेल मिले हैं। पर उसने कोर्ट में ये जरूर मान लिया कि उसने नीतीश कटारा को उपहार और कार्ड्स भेजे थे। 2 अप्रैल 2008 को निचली अदालत ने इस केस की रोजाना सुनवाई शुरू कर दी। 23 अप्रैल को मामले की सुनवाई पूरी हो गई। निचली अदालत ने नीतीश की हत्या को ऑनर किलिंग माना। 28 मई को निचली अदालत ने विकास यादव और विशाल यादव को दोषी करार दिया। 30 मई 2008 को निचली अदालत ने अपहरण करने, कत्ल करने और सबूतों को मिटाने के जुर्म में दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी, जिसमें विकास यादव और विशाल यादव को बिना किसी छूट के जेल में 30 साल कैद में बिताने पड़ते। वहीं 10 जुलाई 2011 को निचली अदालत ने नीतीश कटारा हत्याकांड के तीसरे दोषी सुखदेव पहलवान को भी उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसमें सुखदेव पहलवान को बिना किसी छूट के 25 साल कैद में रहना पड़ता। निचली अदालत के इस फैसले के बाद नीलम कटारा दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। वहीं विकास और विशाल उम्र कैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और माना कि नीतीश की हत्या ऑनर किलिंग ही थी। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि यह अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है, पर हाईकोर्ट ने अपराधियों को ये कहते हुए फांसी पर झूलने से बचा दिया कि दोषियों में अभी भी सुधार की गुंजाइश बची हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2014 को लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए विकास यादव और विशाल यादव को बिना किसी छूट के 30 साल कैद और सुखदेव पहलवान को भी बिना किसी छूट के 25 साल कैद की सजा सुना दी। एक बार फिर से नीलम कटारा दोषियों को मौत की सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची, पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने माना था कि यह मामला ऑनर किलिंग था, पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में नहीं आता है। 3 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा दोषियों को दिए गए सजा को कम करते हुए विकास और विशाल को बिना किसी छूट के 25-25 साल की सजा और सुखदेव पहलवान को भी बिना किसी छूट के 20 साल की सजा सुनाई। जो भी हो, पर अंत में सत्य की जीत हुई, एक मां की जीत हुई। तमाम मुश्किलों और धमकियों के बावजूद भी नीलम कटारा न्याय के लिए अडिग खड़ी रहीं। सलाम है ऐसी मां को। तो यही आज की कहानी थी। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। मैं हूं यशदीप और आप क्राइम कहानी चैनल देख रहे थे। जय हिंद।